प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ईंधन सेल के बारे में। ईंधन सेल है, इसको सबसे पहले बेकाने ने यूज किया था, इसलिए इसे बेकाने सेल भी कहा जाता है। ईंधन सेल हमारा काम क्या करता है? ये रासायनिक ऊर्जा उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ईंधन सेल के उदाहरण हमारे कौन से आ जाएंगे? H2O2 या इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन सेल। तो जो हाइड्रोजन सेल हमारा होता है, इसकी थोड़ी सी मैं संरचना की बात करता हूं। तो जो हमारा हाइड्रोजन सेल होता है, इसमें जो हमारा हाइड्रोजन सेल इसकी संरचना है, वो उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहला जो हमारा पात्र होता है, इससे हम H2 गैस प्रोवाइड करते हैं। बीच में NaOH, KOH और का जलीय विलयन भरा होता है, जो किसका काम करते हैं? वैद्युत अपघट्य का। और इस पात्र में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस। यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, इनकी अभिक्रिया द्वारा अंतिम उत्पाद क्या बनता है? जल बनता है। लेकिन हम इनकी अभिक्रिया सीधे नहीं करवा सकते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, इनकी अभिक्रिया हम सीधे नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। अगर दोनों डायरेक्ट मिक्स होंगे तो विस्फोट हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं? हम यहां पर सैरंध्र, मतलब जिसके अंदर छोटे छोटे रंध्र हो या छिद्र होते हैं, ऐसी कार्बन ग्रेफाइट की छड़ लगा देते हैं इस प्रकार से। तो जब ये H2 गैस है और ये O2 गैस है, यहां KOH NaOH का जलीय विलयन या वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है, यहां जब ये दोनों संपर्क में आती है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में संपर्क में आती है, जिसके कारण आसानी से अभिक्रिया हमारी हो सकती है। तो एक तरफ से हम H2 गैस प्रोवाइड करते हैं, दूसरी तरफ से O2 गैस प्रोवाइड करते हैं। मध्य वाले भाग में KOH और NaOH का जलीय विलयन भरा होता है। ये गैसें हैं, यहां जो ये कार्बन ग्रेफाइट की छड़ होती है, कैसे होती है? सैरंध्र, मतलब इसके अंदर सूक्ष्म रंध्र होते हैं, इससे होकर के दोनों आपस के संपर्क में आते हैं और जिससे हमारा अंतिम उत्पाद क्या बनता है? जल बनता है। साथ में बौद्धिक एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये तो सेल की बात होगी हमारी। उसके बाद में जो हमारा ईंधन सेल होता है, उसमें ईंधन के रूप में हम मेथेन, एथेन, H2 या मेथेनॉल है, इसका उपयोग हम करते हैं। इसका उपयोग किस में किया जाता है? ईंधन सेल का अंतरिक्ष यान में विद्युत ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, जो दूरदर्शन प्रसारण केंद्र होते हैं, इनमें भी ऊर्जा के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। इसके अतिरिक्त जो हमारा अपोलो अंतरिक्ष यान था, जो अपोलो अंतरिक्ष यान था, उसमें भी सबसे पहले कौन सेल का उपयोग किया गया था? ईंधन सेल का। किसका? ईंधन सेल का। और वहां इस सेल से हमको जल भी प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? जल भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि सेल का अंतिम उत्पाद भी जल होता है और ये सेल है बिल्कुल प्रदूषण रहित होता है, मतलब इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। अब हम बात करते हैं सेल में होने वाली अभिक्रिया की। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। 2H2 दे रखा है और ये ध्यान रखना, ये जो हमारा अपोलो अंतरिक्ष यान है, ये शायद रूस का था। 2H2 है, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी 4OH- के साथ में। तो देखो सबसे पहले 2H2 गैस टूटता है, तो ये टूट जाएगा 4H+ और कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। भाई 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है, चारों एक इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो 4H+ बन जाएंगे हमारे। उसके बाद यहां कितने OH- है? 4OH-। देखो 2H2 था, 2H2 ये टूट गया, 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर हम यहां इधर ही देखें हम, तो यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना है? 0।
0 से कितने में जा रहा है, +1 में। एक पर तो एक प्लस है ना, एक हाइड्रोजन पर चार्ज तो +1 है, तो 0 से जा रहा है ये +1 में। ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि, और वृद्धि क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। उसके बाद क्या होगा, 4H+ के और 4OH- के 4 जल के अणु बना लेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन लूज बाहर निकल गए थे ये वाले हमारे। तो ये तो हमारे किसकी अभिक्रिया हो गई, एनोड की। उसके बाद हम कैथोड की बात करते हैं। देखो कैथोड पर किस प्रकार अभिक्रिया होगी। O2 है, O2H2O, और यहां से 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हो जाएंगे एनोड से। ये तीनों देखो किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे। तो 2H2O है, तो H2O कैसे टूटेगा, H+OH-, H+OH-। तो हमारे जो 2 जल के अणु थे वो तो टूट गए इस प्रकार से। और यहां O2 दे रखा है, इन दोनों ऑक्सीजन को मैं अलग कर लेता हूं, और दोनों ऑक्सीजन है, यहां 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी, तो दोनों ऑक्सीजन पर 2-2 माइनस आ जाएगा। यहां जो हमारा O2 था, इसमें दोनों ऑक्सीजन को हमने अलग कर दिया, और यहां 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने ग्रहण किए और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने ग्रहण किए, तो दोनों पर 2-2 माइनस आ गया। इस H का 1 प्लस, इस ऑक्सीजन का 1 माइनस, एक बंद बना लिया, तो एक जो हमारा ये H+ था इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया। ऐसे देखो ध्यान से, इस ऑक्सीजन का 1 माइनस और H का प्लस, इसने बंद बना लिया, तो कितने OH- बन गए हमारे, 4 OH-। तो ये बन गए 4 OH-। तो ये हमारी अभिक्रिया किस पर हो गई, कैथोड पर। और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। देखो अपचयन अभिक्रिया किस प्रकार से, यहां O2 है, O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 0। दोनों समान परमाणु है तो ऑक्सीजन अंक 0 होगा। और यहां ये किस में चेंज हो रहा है, OH- में। OH- है, OH इसमें इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता है, तो OH- है। यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का अगर ये बंद और तोड़ दूं तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, माइनस, और H पर प्लस। यानी कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीकरण कितना होता है, -2। तो 0 से कितने में जा रहा है, ये -2 में। क्या हो रही है, कमी, और कमी हमारी क्या कहलाती है, अपचयन। तो यहां कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो एनोड और कैथोड की अभिक्रिया को जोड़ दो, 2H2 प्लस में 4OH- प्लस में O2 प्लस में 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बना रहे हैं, 4H2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4OH-। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है दोनों तरफ उनको कैंसिल कर देंगे। तो देखो ध्यान से, यहां 4 OH है, इससे 4 OH कैंसिल हो गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इससे 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। यहां 2 जल के अणु है, इससे यहां 2 जल के अणु कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। तो देखो सेल अभिक्रिया हमारी क्या बची, 2H2 प्लस में O2, और ये किसके अंदर चेंज हो रहा है, 2H2O के अंदर। तो ये हमारी होती है सेल अभिक्रिया, और साथ में एनर्जी बनती है। तो जो इस अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद है वो हमारा क्या होता है, जल होता है। तो देखो इसमें हमको पीने के योग्य शुद्ध जल भी प्राप्त होता है। इसी कारण इसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में किया गया था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो संक्षारण होता क्या है, तो जब धातुएं वायु की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उस पर अवांछित पदार्थ जैसे ऑक्साइड हो गया, कार्बनिक सल्फेट आदि जम जाते हैं, जिससे धातु को हानि होती है, जैसे चांदी की सतह का काला पड़ना, लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरे रंग की परत का जमना। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए, संक्षारण के।
तो आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है, जब हम उसको बाहर रखा होता है लोहा, और जब जो बरसात है उसकी नमी, बरसात से लोहे में नमी आ जाती है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन उससे वो क्रिया कर जाता है, और हम देखते हैं कि लोहे पर एक काले रंग की परत जम जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण, या लोहे पर जंग लगना। तो जो लोहे पर जंग लगना है वो एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें शुद्ध लोहा तो किसका काम करता है? एनोड का, और अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है। तो जो हमारा शुद्ध लोहा है वो तो एनोड का कार्य करेगा, और अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है। तो अपने आरबीएससी बोर्ड में भी इस पर 1 नंबर का प्रश्न आया था कि लोहे पर जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, समझाइए। तो इसमें हमको ये नीचे वाला करके आना है। देखो किस प्रकार से करना है। वायुमंडल की नमी एवं CO2 आपस में क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। अतः लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में लोहा वैद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है। तो शुद्ध लोहा तो हो गया हमारा क्या? एनोड। अशुद्ध लोहा हो गया कैथोड, और CO2 और नमी ने मिलकर बनाया कार्बोनिक अम्ल, ये हमारा हो गया वैद्युत अपघट्य। तो इस प्रकार से लोहे पर जंग लगने की जो हमारी प्रक्रिया है वो क्या हो गई? एक वैद्युत रासायनिक सेल बन गया उस प्रक्रिया द्वारा। अब देखो इस पर एनोड और कैथोड पर अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी। जो हमारा संक्षारण होता है उसमें शुद्ध लोहा है वो तो एनोड का कार्य करता है, और अशुद्ध लोहा किसका कार्य करता है? कैथोड का। तो एक प्रकार से हमारा क्या बन गई है? वैद्युत रासायनिक सेल। तो देखो इस सेल में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहले क्या होगा? Fe है, कितने Fe है? 2Fe। तो एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो 2Fe कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो Fe है वो चेंज हो गया Fe2+ में। तो यहां Fe का ऑक्सीकरणांक 0 था, 0 से हमारा Fe जा रहा है +2 में, तो ऑक्सीकरणांक में क्या हो रही है? वृद्धि। और वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। तो यहां Fe क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। उसके बाद कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया। देखो अपचयन अभिक्रिया किस प्रकार होगी। O2 4 इलेक्ट्रॉन और 4 H+ है, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? 2H2O का। तो देखो ध्यान से, O2 हो गया 4 इलेक्ट्रॉन और 4 H+। तो जो हमारा O2 है इसमें दोनों ऑक्सीजन को अलग कर देता हूं इस प्रकार से, और यहां कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये एक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा। दोबारा देखना ध्यान से, यहां O2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इस पर 2-, दूसरे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इस पर 2-। तो 4 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। अब H+ कितने? 4 H+। तो यहां से 4 H+ के, यहां से इस ऑक्सीजन के 2-, यहां से 4 H+ के, और यहां से 2 ऑक्सीजन पर कितने माइनस है? 4-। तो 2 जल के अणु बन जाएंगे ना। देखो इस ऑक्सीजन के 2- और 2 H+, एक जल का अणु बना है। ऐसे यहां से 2 H+, यहां से ऑक्सीजन के 2-, दूसरा जल का अणु बना है। तो क्या बन जाएगा? 2H2O। और ये वाली जो अभिक्रिया हमारी होती है ये जब लोहे पर होती है तो लोहा किस में चेंज होता है? अशुद्ध लोहे के रूप में, और किसका कार्य करता है? कैथोड का। उसके बाद दे रखिए संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया हम कैसे निकालेंगे? एनोड और कैथोड इन दोनों की अभिक्रियाओं को हम जोड़ देंगे। तो एनोड पर हमारी कौन सी अभिक्रिया? 2Fe, और तीर निशान इधर इसमें क्या दे रखा है? O2 + 4 इलेक्ट्रॉन + 4 H+। तीर निशान किधर क्या है? 2Fe 2+ प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन + 2H+।
2। अब जो कॉमन आ रहा है उनको काट दो, 4 इलेक्ट्रॉन से हमारे 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन और यहां से 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी होगी इसकी सेल अभिक्रिया। अब ध्यान से देखना, अब यहां जो ये Fe2+ आयन बना है, ये Fe2+ आयन, ये क्या करता है? ये आगे वायुमंडलीय नमी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया करता है। वायुमंडलीय नमी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है और किस में चेंज होता है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और 4H+ आयन बनते हैं। फेरिक ऑक्साइड में, ये अपने को याद रखना पड़ेगा, फेरिक ऑक्साइड में, और 4H+ आयन बनते हैं। और यहां बना हुआ फेरिक ऑक्साइड आयन है, जल के साथ में सीधे रिएक्शन करता है। ये Fe2O3 जल के साथ में सीधे रिएक्शन करता है। जल कितने अणु के साथ में? X मतलब कितने जुड़ सकते हैं? तो X अणुओं के साथ क्रिया करके चेंज हो जाता है Fe2O3.X H2O, और इसे हम रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो इस प्रकार से जो लोहा है वो संक्षारण की प्रक्रिया में एक वैद्युत रासायनिक सेल है, उसकी भांति व्यवहार दर्शाता है। और रिएक्शन पूछ ले तो ये रिएक्शन हमारी आ जाएगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। संक्षारण की रोकथाम के उपाय, यानी कि हम जो संक्षारण है, किसी धातु की जो हानि होती है उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। जैसे लोहा है, उसको हमको नष्ट होने से बचाना है तो हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो धातु की सतह पर पेंट, उस पर कोई कलर कर दे, तो पेंट या अन्य रसायन जैसे हो गया बिसफिनोल का लेप करके संक्षारण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो हम कई बार करते हैं, देखो लोहा होता है उसको खराब होने से बचाने के उस पर पेंट कर देते हैं ना हम, जिससे हमारा वो पेंट है वही खराब होता है, लोहा खराब नहीं होता। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? सतह पर किसी अन्य धातु जैसे जिंक की परत चढ़ाकर संक्षारण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। यह प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। अब जैसे मान लो हमको लोहे को खराब होने से बचाना है या फिर चांदी को खराब होने से बचाना है, तो उस पर हम किसी अन्य धातु की परत कर देंगे, चढ़ा देंगे, तो वो अन्य धातु है वो खराब हो जाएगी हमारी, लेकिन जो हमारी जिस धातु को हम संक्षारण से बचाना चाहते हैं वो हमारी बची रहेगी। थर्ड पॉइंट देखो, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को रोकने के लिए जमीन के अंदर लोहे से अधिक ऑक्सीकरण विभव वाली धातुएं जैसे जिंक Hg के टुकड़े तार द्वारा लोहे की पाइप से जोड़कर जमीन में दबा दिए जाते हैं, जिससे अधिक ऑक्सीकरण विभव वाली धातु का ऑक्सीकरण होता है। तो देखो ध्यान से, हमको जो लोहा है उसको जंग लगने से बचाना है, तो हम क्या करेंगे? ऐसी धातु जिसका ऑक्सीकरण विभव लोहे से ज़्यादा है उसको हम लोहे के साथ एक तार द्वारा जोड़कर जमीन के अंदर दबा देंगे। अब क्या होगा? अगर मान लो कोई अभिक्रिया संपन्न हुई भी, तो जिसका ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होता है, मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर में बताया कि जिसका ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होता है उस धातु का क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न भी हुई, जैसे मान लो Zn है, उसको दबा दिया तो Zn किस में चेंज हो जाएगा? Zn2+ में। Zn किस में चेंज हो गया? Zn2+ में चेंज हो गया। लेकिन लोहा तो खराब नहीं हुआ हमारा, वो तो ऐसा कैसा बना रहा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन देगा? उसके साथ जो अधिक ऑक्सीकरण विभव वाली धातु, जैसे हमारा जिंक हो गया, उसके साथ तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, लेकिन हमारा लोहा सुरक्षित रहेगा। और यदि Fe का ऑक्सीकरण होता है, मतलब मान लो Fe का अगर ऑक्सीकरण होता भी है और Fe2+ में ऑक्सीकृत होता है, तो ये त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को पुनः ग्रहण कर दोबारा Fe में चेंज हो जाएगा। मतलब देखो ध्यान से दोबारा एक बार, और Fe2+ में ऑक्सीकृत होता है तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके पुनः Fe में परिवर्तित हो जाता है। इसे वैद्युतीय सुरक्षा कहते हैं। मान लो अगर गलती से Fe का ऑक्सीकरण हो भी गया और ये Fe2+ में चेंज हो गया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन को जिंक अगर हमने दबा रखा है इसके साथ, तो वो तो ग्रहण करेगा नहीं। क्यों नहीं ग्रहण करेगा? क्योंकि उसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है। जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है उसका तो ऑक्सीकरण होता है, ना कि अपचयन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो मान लो Fe का ऑक्सीकरण हो गया, तो जिंक है
उसका ऑक्सीकरण विभव इससे ज़्यादा है, तो जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा ना कि अपचयन। तो Fe ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं उनको जिंक ग्रहण नहीं करेगा, तो दोबारा कौन ग्रहण कर लेगा? Fe। तो Fe2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, दोबारा किस्म चेंज हो गया Fe में, तो हमारी जो Fe धातु सुरक्षित रहेगी। इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युतीय सुरक्षा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जो हमारा अगला चैप्टर है, 4th चैप्टर, उसके बारे में।